नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस एकेडमी में। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम अरब आक्रमण को देखेंगे कि किस तरह से भारत पर अरबों के आक्रमण होते हैं, कैसे सिंध के क्षेत्र में अरब आक्रमणकारियों ने कब्जा कायम किया और जो भारतीय सभ्यता के तथ्य अरब के देशों में गए वह कौन से तथ्य थे या वह कौन से साहित्य थे। हम पूरे घटनाक्रम को समझेंगे कि कैसे अरब संस्कृति का विकास हुआ, कैसे उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और उसके बाद जो भारतीय क्षेत्र था उस पे किस प्रकार से अधिकार करने का प्रयास किया। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं भारत पर हुए अरबों के आक्रमण के विषय में। अरबों के आक्रमण से पहले हमको एक चीज देखना होगा कि जो इस्लाम धर्म का उदय है वह किस प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि के पीछे काम कर रहा था। इस्लाम का उदय जब हम देखते हैं, उसके बाद जब हम इस्लाम का प्रसार देखते हैं तो उसी का एक विस्तार हमको दिखता है अरब आक्रमण का भारत में। कैसे हम समझते हैं पूरी पृष्ठभूमि को, हम देखते हैं जब इस्लाम के विषय में तो 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। मोहम्मद साहब थे कहाँ के? यह मक्का के एक अरब व्यापारी थे। तो हम अब समझे कि वह कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसके कारण इस नए धर्म की स्थापना करनी पड़ी। तो हम देख रहे थे जो अरब का क्षेत्र था वहां पर बहुत सारी जनजातियां रहती थी और वह जनजातियां आपस में लगातार लड़ रही थी। जो यह जनजातियां थी इनको कहा जाता था बेडुइन जनजातियां। तो बेडुइन जनजातियां अरब के क्षेत्र पर हमको मिलती हैं और यह जनजातियां लगातार आपस में युद्ध करते रहते हैं। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जो यह जनजातियां हैं यह मूर्ति पूजक हैं और ऐसे धर्म को मानती हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती हुई हमको मिलती है। अर्थात जिस क्षेत्र पर यह इस्लाम धर्म उदित हुआ उस क्षेत्र पर अगर हम पहले देखें तो बहुत सारे देवी देवता हमको मिलते हैं। अब जो आपके यह देवी देवता हैं यह दरअसल भारतीय देवी देवताओं के ही एक समानार्थी के रूप में हमको मिलते हैं। जैसे सूर्य पूजा, जैसे चंद्र पूजा, अग्नि पूजा और इंद्र की पूजा जैसे हम देखते हैं तो देवता का नाम अलग होता था, थोड़े बहुत उसके जो पहचान के चिन्ह हैं वह चिन्ह अलग होते थे, लेकिन मूल रूप जो होता था देवता का वह भारतीय देवताओं से ही मिलता जुलता होता था। तो हम देखते हैं कि जो यह जनजातियां होती थी यह आर्थिक मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर लगातार एक दूसरे से लड़ती रहती थी। इसके कारण एक असामाजिक जो पृष्ठभूमि है वह समाज में हमको बनी हुई दिखती है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया कि इन सभी अरबी जनजातियों को इकट्ठा किया और एक ईश्वरवादी शिक्षाओं के साथ इनको एकीकृत किया, जिसमें इन्होंने क्या नियम निर्धारित किए कि बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान पर एक ईश्वर की पूजा की जाएगी। इसके साथ साथ जो प्रतिमा का पूजन है अर्थात जो मूर्ति पूजा है उस मूर्ति पूजा को समाप्त किया जाएगा। मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी, भेंट चढ़ावा यह सब कुछ मना कर दिया जाएगा। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो इस्लाम का उदय है वह हमको होता हुआ मिलता है। इसके साथ साथ आप एक दो चीजें और देखिए कि जो यह जनजातियों के युद्ध हो रहे थे यहाँ पर जो स्त्रियों की दशा थी वह स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी। इसके अलावा जो मजदूर होते थे उनकी दशा बहुत खराब थी, जो दास थे उनकी दशा बहुत खराब थी। तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हमको ऐसा दिखता है जिनकी दशा बहुत खराब होती है। तो उस बेस पर हम देखें तो पैगंबर मोहम्मद साहब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाना चाह रहे थे जिसमें लोग आपस में लड़ना बंद कर दें या जो समाज के शोषित वर्ग के लोग हैं उनको एक संरक्षण मिल सके। इसको आप भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म से कनेक्ट करिए। जब भारत में बौद्ध धर्म का उदय होता है तो उसके पीछे बहुत सारी पृष्ठभूमि होती है। जैसे जो समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाज में शोषण का कारण बन गई थी। इससे जो दलित हैं, मजदूर हैं, स्त्रियां हैं, इन सबको भारत में भी शोषण का सामना करना पड़ रहा था। इसी क्रम में हम देखें तो अरब के क्षेत्र में इन जनजातियों में स्त्रियों को, मजदूरों को और दासों को शोषण का सामना करना पड़ रहा था। इन सारी समस्याओं के समाधान के रूप में इस्लाम धर्म की वहां पर उत्पत्ति हुई। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई उसके बाद हम देखते हैं कि इस विचारधारा को साम्राज्यिक विस्तारवादी विचारधारा के साथ जोड़ लिया गया। अर्थात इस विचारधारा को दुनिया के हर हिस्से में पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए, यह साम्राज्यों ने तय कर लिया और उसी के बेस पर अपनी साम्राज्यिक विस्तारवादी नीतियों को प्रोत्साहित किया। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि जो मुस्लिम विचारधारा है या जो इस्लाम की विचारधारा थी उस विचारधारा का तीव्रता के साथ विस्तार किया गया। रशुद्दीन और उमैयद खलीफा यह इन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं जो इस मुस्लिम विचारधारा का विस्तार अरब के देश से बाहर कर रहे थे। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो इस्लाम का साम्राज्य है वह मध्य एशिया से लेकर अर्थात जहां से यह उदित हुआ था वहां से लेकर मध्य पूर्व एशिया, उत्तर अफ्रीका, अटलांटिक महासागर इन सारे क्षेत्रों तक फैल जाता है।
इसी का एक विस्तार हमको दिखता है भारतीय क्षेत्र में, जहां पर यह सिंध क्षेत्र में अपने विस्तार को दिखाता है। हम जब इस अरब आक्रमण का या इस अरब विजय का ऐतिहासिक स्रोत ढूंढते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको बहुत कम स्रोत मिलते हैं जो इस अरब आक्रमण को स्पेशली भारतीय क्षेत्र पर या हम कहें सिंध के क्षेत्र पर हुए अरबों के आक्रमण के विषय में काफी कम बता पाते हैं। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि जो अरब स्रोत है वह भी इस घटना के विषय में काफी कम जानकारी हमको देते हैं। जो आरंभिक इस्लामिक धर्म है उसके उदय के विषय में, उसके विस्तार के विषय में काफी डिटेल में चर्चा इन पुस्तकों में हमको मिलती है, अर्थात जो अरब स्रोत है उनमें। लेकिन जब यह चर्चा करते हैं सिंध की, तो वहां पर इनके विवरण काफी अस्पष्ट हमको मिलते हैं या डिटेल इंफॉर्मेशन या नहीं देते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इनकी सीमित जानकारी हमको मिलती है, जैसे अल बालाधुरी का फतह अल बुलदैन। इसमें कुछ पृष्ठों पर हमको यह जानकारी मिलती है कि कैसे अरब आक्रमण भारत के क्षेत्रों पर हुए और उन्होंने भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। इसके साथ जो अल मैदानी है यह भी प्रासोक्तानिया पर अरब विजय के विषय में काफी डिटेल से जानकारी देते हैं, लेकिन भारत पर हुए आक्रमण के विषय में या सिंध पर हुए आक्रमण के विषय में काफी कम जानकारी हमको देते हैं। एक बहुत फेमस पुस्तक मिलती है हमको, चचनामा। यही वह पुस्तक है जो सिंध पर हुए आक्रमण के विषय में काफी डिटेल से जानकारी हमको देता है। यह पुस्तक लिखी किसने है? अली कूफी ने, और 1226 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। यह एक विश्वसनीय स्रोत है और इतिहास के ऐसे बहुत सारे साक्ष्य जो खो गए हैं उनका यह अनुवाद एक तरह से कर हमको विवरण प्रदान करता है, जिससे हम जान पाते हैं कि जो सिंध का क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से आक्रमण हुए थे। हम जब देखते हैं रासोस्तानिया को, तो यह शब्द पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था वह सिकंदर महान के शासनकाल के दौरान 4वीं शताब्दी में इस्तेमाल हुआ था। यह जो क्षेत्र है यह मुख्यतः जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान है और उसमें भी जो इसका पूर्वी हिस्सा है, जो पश्चिमी तजाकिस्तान का क्षेत्र है, जो दक्षिणी कजाकिस्तान का क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान का जो क्षेत्र है, और जो दक्षिणी किर्गिस्तान का क्षेत्र है। तो देखिए, किर्गिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र, ईरान का कुछ क्षेत्र, तजाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, तो यह सारे क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। और इस शब्द को इस्तेमाल किसने किया था? सिकंदर महान ने सबसे पहले। इसी क्षेत्र के विषय में हम देखते हैं कि अल मदैनी काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो भारतीय क्षेत्र था और जो सिंध पर हुए आक्रमण थे उनके विषय में काफी कम जानकारी हमको देता है। तो एक टर्मिनोलॉजी के लिए आप इस शब्द को देखे रहिए, यह क्षेत्र कौन सा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रासोक्सानिया का क्षेत्र है यह क्षेत्र कौन सा है, यह आपसे पूछा जा सकता है। हम देख लेते हैं चचनामा में लिखे विवरणों को। तो यह 680 से 718 ईस्वी तक जो सिंध का इतिहास है उसके विषय में काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन हमको देता है। जो चचनामा है इसका अर्थ क्या होता है? चच की कहानी। तो जो चच है यह सिंध क्षेत्र में एक हिंदू ब्राह्मण हमको मिलता है जो वहां पर शासन व्यवस्था को संभाल रहा था। इसके कुछ भाग का अनुवाद हमको अंग्रेजी भाषा में भी मिलता है और वह पुस्तक है एलियट और डासन, जो कि चचनामा का अंग्रेजी अनुवाद है, और यह 1900 ईस्वी में मिर्जा कालिश बेग द्वारा किया गया था। तो यह सिंध के उपन्यासकार थे। इन्होंने इस चचनामा पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मूल पुस्तक है फारसी भाषा में और अंग्रेजी में अनुवाद होने के बाद जो इसका नाम बनता है वह है एलियट और डासन। तो यह पुस्तक हमको सिंध के इतिहास के विषय में काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन देती है। जो यह फारसी पुस्तक है इसका पहला और जो एकमात्र संस्करण है वह 1939 ईस्वी में हमको देखने को मिला। तो इसका एक संस्करण प्रकाशित हुआ 1939 में। अब देखिए, मूल पुस्तक थी फारसी भाषा में, इसका अनुवाद हुआ, और अनुवाद हुआ किसमें? अंग्रेजी भाषा में। ये जो चचनामा पुस्तक है आपकी, यह दरअसल जो अन्य इतिहासकारों ने सिंध के विषय में बताया है, तो अलग अलग इतिहासकारों के स्रोतों को एक साथ कलेक्ट किया गया और उसको कलेक्ट करके एक कंबाइंड पुस्तक बनाई गई जिसका नाम है चचनामा। इसी कारण हम देखते हैं कि 1939 में इसका पहला और एकमात्र संस्करण प्रकाशित होता है जो कि संपूर्ण चचनामा को कवर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ज्यादातर इतिहासकार हैं, जो औपनिवेशिक कालीन इतिहासकार हैं, अर्थात जो अंग्रेजी शासन के दौरान इतिहासकार हुए भारतीय क्षेत्र के विषय में बताने वाले जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, यह सारे लोग इस चचनामा को सिर्फ एक वृत्तांत के रूप में देखते हैं। यह बताते हैं कि यह सिर्फ घटनाओं का विवरण हमको दे रहा है जो सिंध के क्षेत्र में हो रही थी, और इस्लाम का जो प्रसार हो रहा था उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमको दे रही थी। यह मानते नहीं है कि यह ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बहुत सॉलिड पुस्तक है। लेकिन जब हम चचनामा को देखते हैं
तो उसमें क्या मिलता है कि जो मूल पुस्तक थी 8वीं शताब्दी की, उसका एक अरबी यह अनुवाद है और यह बताता है कि कैसे इस्लाम का प्रसार हुआ, कैसे सभ्यता का प्रसार हुआ, विचारों का प्रसार हुआ, कैसे जो भारतीय जानकारी है वह दुनिया के अन्य क्षेत्रों में फैली, कैसे दुनिया के अन्य क्षेत्रों की जानकारी, स्पेशली अरब क्षेत्र की जानकारी वह भारतीय क्षेत्र में फैली। तो यह एक विवरण देती है और इसे एक ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी तरह के विवरण हमको योहानन फ्राइडमैन का, मनन अहमद आसिफ का, जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है और इसका विश्लेषण किया है, वह सब बताते हैं कि इस पुस्तक में बहुत सी जानकारियां हमको मिलती है जो कि क्रमबद्ध हैं और यह प्रयास करते हैं कि जो सिंध क्षेत्र है उसके विषय में काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाई जा सके। तो इस तरह से चचनामा एक ऐतिहासिक पुस्तक है या नहीं, इस पे थोड़े बहुत विवाद हमको मिलते हैं, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वह यह मानते हैं कि काफी हद तक जानकारी हमको यह प्रदान करती है सिंध क्षेत्र से रिलेटेड, क्योंकि कोई अन्य साक्ष्य हमारे पास है नहीं। तो यही एकमात्र अंतिम साक्ष्य हमारे पास बचता है वर्तमान समय में भी, जो सिंध के क्षेत्र में अरब के हुए आक्रमणों के विषय में काफी डिटेल से हमको बता सकें। अब हम देखें कि चचनामा में उल्लेखित क्या है, अर्थात इस पुस्तक में बताया क्या गया है। तो हम देखते हैं कि फ्राइडमैन जो है वह कहते हैं कि इस पुस्तक में 4 तरह की विचारधाराओं को रखा गया है। यह पुस्तक 4 भागों में विभाजित है। 4 तरह के तथ्य इस पुस्तक में हमको मिलते हैं। पहले पार्ट में यह कहते हैं कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनकी तारीफ हमको दिखती है। उनके विषय में बहुत सारी अच्छी चीजें या उनकी बहुत सारी अच्छी बातों का विवरण इस पुस्तक में हमको मिलता है। तो एक भाग तो यह हो गया। दूसरे भाग में ऐसे बहुत सारे अरब के योद्धाओं का विवरण मिलता है जो अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य का या इस्लामिक विचारधारा का विस्तार करते हैं। इसके साथ जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने किस प्रकार से सिंध में सैन्य कारनामों को अंजाम दिया था, कैसी सैनिक कार्रवाइयां थी इसकी सिंध के क्षेत्र में, उसके विषय में भी यह पुस्तक बताती है। तो यह तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट बाद में जो अरब के आक्रमण है, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के बाद भी जो आक्रमण सिंध पर हुए, उनके विषय में भी यह पुस्तक काफी डिटेल से हमको बताती है। तो फ्राइडमैन के अनुसार 4 भाग हैं इस पुस्तक को, जो हमको ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराती हैं। इसी की तरह जो अहमद आसिफ हैं, यह कहते हैं कि यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है और 3 तरह के विवरण हमको इस पुस्तक से मिलते हैं। जो इसका पहला भाग, उसमें अगर हम देखें तो परस्पर जुड़े विषयों, राजा के लिए वैधता की आवश्यकता, जो सलाहकार हैं, अच्छी परिषद है, जो राज्य व्यवस्था है, उन सब की चर्चा इसमें की गई है। तो किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना होती थी, कैसे नीतियां निर्धारित हो रही थी इस्लामिक विस्तार के साथ, उन सब की चर्चा इस पुस्तक में हमको मिलती है। जो इसका दूसरा भाग है, उसमें यह बताया गया है कि जो खलीफा थे, अर्थात पैगंबर के बाद जो खलीफा बने, जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रहे थे या एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थे इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, तो वह खलीफा हमको मिलते हैं। उसके बाद जो वालिद हैं, तो खलीफाओं से लेकर वालिद तक के इतिहास का वर्णन हमको इस भाग में मिलता है। जो इसका अंतिम भाग है, उसमें यह बताता है कि कैसे कासिम का पतन हुआ, अर्थात जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो वह आक्रमण उसके साथ उसका पतन किस प्रकार से हुआ, उन सब पर विस्तार में चर्चा हमको इस पुस्तक में मिलती है। तो चचनामा ऐतिहासिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, खास करके जब हम अरब आक्रमण पढ़ते हैं ये क्षेत्र में या सिंध के क्षेत्र में। जो चचनामा है, इसमें एक राजा का विवरण हमको मिलता है जिसका नाम है चच। अभी हमने देखा कि यह एक ब्राह्मण राजा होता है और जो सिंध के क्षेत्र पर शासन करता है। इसका पूरा नाम क्या है? चच बिन सिलाइज। तो यह एक ब्राह्मण होता है और पहले जो सिंध के राजा थे उनके यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रानी की सहायता से यह सत्ता में आता है। उन सारे घटनाक्रमों का विवरण हमको इस पुस्तक में मिलता है। चच ने क्या किया? किलों पर कब्जा कर लिया, बहुत सारी संधियों को हस्ताक्षरित किया, अर्थात बहुत सारी इसने संधियां की। जो हिंदू जनता थी, जो बौद्ध जनता थी, इन दोनों के साथ मिलकर सिंध के क्षेत्र में एक सफल साम्राज्य की स्थापना की। आप कह सकते हैं कि वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपना रहा था। हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, जो स्थानीय शासक थे, उन सबके साथ यह मिलकर एक सफल साम्राज्य की नींव रखता है। कहाँ? सिंध के क्षेत्र में। इसके 2 पुत्र हैं, एक है दहर और दूसरा है दहरसिया। इनके मध्य उत्तराधिकार का द्वंद्व हो जाता है कि वास्तव में अधिकारी कौन होगा, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि किसी तरह से दहर सत्ता व्यवस्था में आ जाता है। यह जो दहर था, इसके विषय में हम देखते हैं कि जो अरब के बागी होते थे, अर्थात जो अरब क्षेत्र था, वहां पर इस्लाम का विस्तार हो रहा था। तो कुछ ऐसे लोग जो इस्लाम की विचारधारा के विरुद्ध थे या जो साम्राज्यिक विस्तारवाद की नीति के विरुद्ध थे, वह सारे लोग भागते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसे कुछ लोगों को यह दहर
अपने क्षेत्र में स्थान देता है। इसके साथ साथ जो यह समुद्री डाकू होते थे, उनको भी यह अपने क्षेत्र में स्थान देता था। जो युद्धों के सरदार होते थे, उन सबको यह अपने क्षेत्र में स्थान देता था। ये जो समुद्री डाकू हैं, यही दरअसल बाद में एक प्रमुख कारण बनेंगे कि जो सिंध पर अरब का आक्रमण होता है उसके पीछे। इसके कारण हम देखते हैं कि जो यह बागियों को स्थान दे रहे हैं, समुद्री डाकुओं को स्थान दे रहे हैं, युद्ध के सरदारों को स्थान दे रहे हैं, इसी के कारण 8वीं शताब्दी में जो इराक के इस्लामिक राज्य हैं, वह इस दहर से क्रोधित हो जाते हैं या इस दहर से उनका द्वेष हो जाता है और वह यह कोशिश करते हैं कि वह दहर को किसी न किसी तरह से हरा सके। तो अगर आप सिंध का क्षेत्र देखें या जहां पर दहर का साम्राज्य था, तो मुल्तान का एरिया, मंसूर का एरिया, अरोर का एरिया, कराची, दयाबल, वासदर, यह सारा कुछ सिंध के क्षेत्र में आ रहा था। अब हम समझे कि जो सिंध विजय की पृष्ठभूमि है, अर्थात किस प्रकार से अरबों ने सिंध के क्षेत्र में विजय प्राप्त की, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह के घटनाक्रम हमको मिल रहे हैं जिसके द्वारा हम यह समझ पाए कि कैसे सिंध के क्षेत्र में अरब आक्रमणकारियों ने अपनी विजय को स्टेब्लिश किया। तो हम देखते हैं कि जो अरब का क्षेत्र है, यह प्राचीन काल से ही वाणिज्य और व्यापार का केंद्र रहा। जो पश्चिम के व्यापारी थे, वह इसी सिंध क्षेत्र में बस्तियां बनाकर कई बार हमको रहते हुए मिलते हैं। तो अगर आप मैप देखें तो यहाँ देखिए आप, सिंध का क्षेत्र है और यह भारतीय क्षेत्र, अर्थात भारतीय क्षेत्र में ही हमको सिंध क्षेत्र भी मिलता है। तो जो भारत का क्षेत्र है, उसके साथ साथ ये जो पश्चिमी देश हैं, यहाँ के व्यापारी भारतीय क्षेत्रों में आते थे और भारत से व्यापार करते थे। सूती वस्त्र का व्यापार, मसालों का व्यापार, यह सब कुछ एक लंबे समय से भारतीय क्षेत्र से हो रहा था। अर्थात भारतीय क्षेत्र से इन पश्चिमी देशों में और पश्चिमी देशों से भारतीय क्षेत्र में लगातार व्यापारी आते जाते रहते थे। इसके कारण इनका जो सामाजिक संबंध है वह स्थापित होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसके साथ जो सिंध का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बस्तियां भी बसती थी, अर्थात जो यहाँ का व्यापारी होता था वो क्या करता था, सिंध के क्षेत्र में अपना माल लाता था। जो भारतीय व्यापारी होते थे वह भी सिंध के क्षेत्र में अपना माल लाते थे और एक तरह का यह एक्सचेंज पॉइंट बन गया था, जहां पर लोग अपने माल को आपस में बदलते थे, क्योंकि वस्तु विनिमय ही ज्यादा चल रहा था। अर्थात एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया दिया जा रहा था। उसी क्रम में हम देखते हैं कि यह एक सेंटर पॉइंट के रूप में बना रहता है और लगातार यहाँ से व्यापार हो रहा था। तो पश्चिम के लोग, ऐसा नहीं है कि अरब आक्रमण से पहले भारतीय क्षेत्र से परिचित नहीं थे, वह भारतीय क्षेत्र से बहुत लंबे समय से परिचित थे। स्थल मार्ग से एक लंबे समय से भारत से उनका व्यापार चल रहा था। तो हम देख रहे हैं कि जो अरब के व्यापारी हैं और जो भारतीय व्यापारी हैं, इनके मध्य एक सक्रिय व्यापार एक लंबे समय से चल रहा था। जो पश्चिमी तट है भारत का, वहां पर हम देखते हैं कि सागर मार्ग से भी व्यापार की जानकारी हमको दिखती है, अर्थात समुद्री मार्ग से भी व्यापार हो रहा था। इसमें गुजरात का नाम बहुत फेमस है कि वहां से समुद्री व्यापार इस पश्चिम क्षेत्र से लगातार चल रहा था। तो दो तरह के व्यापारिक मार्ग आपको मिलते हैं, एक समुद्री मार्ग से और दूसरा स्थल मार्ग से। दोनों तरह से व्यापार हो रहा था, लोग एक दूसरे की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझ रहे थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो यह व्यापारी हैं, यह फारस की खाड़ी में जो सिराफ है और जो होर्मुज है, वहां से लेकर जो सिंध का मुहाना है, उस मुहाने तक व्यापारिक मार्ग को स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद तपेरा और कैम्बे से होते हुए यह आगे कालीकट तक और उसके बाद मालाबार तट तक पहुंचते हैं और वहां से व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन अगर उस समय काल में हम भारत को देखें तो हम पाते हैं कि भारत उस समय बहुत संपन्न था। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, वह आर्थिक व्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत थी। दुनिया का 1/4 से ज्यादा व्यापार वह सिर्फ भारत से ही हो रहा था। मतलब दुनिया की जो टोटल जीडीपी अगर आप कहें वर्तमान टर्म में, तो उस टोटल जीडीपी में 1/4 भाग सिर्फ भारत का ही था। इसी कारण हम देखते हैं कि जो यह व्यापारी भारत में आ रहे थे, वह देखते हैं कि भारत कितना संपन्न देश है, यहाँ पर कितनी संपदा है। तो यह प्रभाव हमको अरब व्यापारियों के मध्य दिखता है और यह अरब व्यापारी इन विवरणों को अपने क्षेत्रों में भी लगातार विस्तारित करते रहते थे। यह बताते थे कि यह भारतीय क्षेत्र में गए हैं, वह धन संपदा से भरा हुआ देश है, बहुत संपत्ति है, बहुत अच्छे अन्न उपजते हैं वहां पर। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी, वह भी भारतीय क्षेत्र में है। भारत का जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वह भी सिंध का मैदानी क्षेत्र, तो उन सब जगहों पर उत्पादन खूब हो रहा था। बंगाल के क्षेत्र में, असम के क्षेत्र में, वहां पर वस्त्र उत्पादन खूब तेजी से हो रहा था, रत्नों का उत्पादन हो रहा था भारत में। उसके अलावा जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर मसालों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। तो इन सब कारणों से भारत एक अपार संपदा का देश था और यह इंफॉर्मेशन लगातार पश्चिमी देशों में, या हम कहें जो मध्य एशिया के देश हैं,
वहां पर पहुंच रही थी। जब इस्लामीकरण होता है, अर्थात जब इस्लाम का विस्तार होता है, तो उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी भावनाओं को, उसकी विचारधाराओं को विस्तारित करने के लिए जो इनके लोग होते थे, वह अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी क्रम में यह मध्य पूर्व, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, इन सारे क्षेत्रों में अपने धर्म का या इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको व्यापारिक मार्ग मिलेंगे, जैसे स्थल मार्ग एक बड़ा मिलेगा आपको, रेशम मार्ग भी आपको मिलेगा। यह रेशम मार्ग कनेक्ट होगा अन्य छोटे छोटे मार्गों से जो भारतीय क्षेत्र में आएंगे। जो समुद्री मार्ग है उससे भी व्यापार होगा, और जो मालाबार तट है, जो कोंकण तट है, उन सबसे व्यापार होगा। यह व्यापार बंगाल के क्षेत्र से भी होगा। चाइना जो रेशम उत्पादन में बहुत फेमस था, वहां से भी व्यापार लगातार होगा, और इन्हीं व्यापारिक मार्गों का बाद में प्रयोग होगा इस्लाम के विस्तार के लिए। इस मैप में आप और डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय मार्ग थे। एक तो आपको मेन रेशम मार्ग दिख रहा होगा जो कि चाइना के क्षेत्र से कनेक्टेड था। इसी रेशम मार्ग से बहुत छोटे छोटे मार्ग भी निकले थे जो भारतीय क्षेत्रों को भी कनेक्ट करते थे। समुद्री मार्ग हमने देख ही लिया कि किस तरह से समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा था। तो इन सारे व्यापारिक मार्गों से कनेक्शन एक बहुत लंबे समय से बना हुआ था। जब इस्लाम का प्रसार होगा तो वह लोग भी इन्हीं मार्गों का प्रयोग करेंगे इस्लाम का प्रसार करने के लिए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि पहले यह उत्तर पश्चिम भारत में ही आक्रमण करते हैं और वहां के क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं, क्योंकि मार्ग उनको वही ज्ञात था। हम समझे जो सिंध आक्रमण है, इसके पीछे मूल कारण क्या था? तो एक कारण सबसे पहला हमको दिखता है कि जो भारतीय धन संपदा थी, जो भारतीय दौलत थी, जिसके बारे में अरब के व्यापारी लगातार अपने क्षेत्रों में बता रहे थे, उस संपदा को पाने के लिए, उस दौलत की कामना के लिए या भारतीय संपत्ति पर अधिकार के लिए यह लोग सिंध के क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। दूसरा कारण अगर हम देखें तो जो इस्लाम प्रचार की या इस्लाम प्रसार की भावना, वह भावना इस आक्रमण के पीछे काम करती है। वह देखते हैं कि भारत जैसा देश, जहां इतने धनी लोग हैं, इतने प्रतिभा संपन्न लोग हैं, अगर इनको इस्लाम के साथ जोड़ लिया जाए, इस्लाम का प्रसार इन क्षेत्रों में कर दिया जाए और यहाँ के लोगों में इस्लाम का प्रसार कर दिया जाए, तो इनडायरेक्टली इस्लाम का जो अधिकार है वह अधिकार हो जाएगा भारतीय क्षेत्र पर, और इससे इनडायरेक्टली कंट्रोल होगा भारतीय संपदा पर, अर्थात इस्लामिक व्यवस्था के अंतर्गत यह पूरी भारतीय संपदा आ जाएगी। तो यह विचारधारा भी काम कर रही थी। तीसरा एक हम देखते हैं जो तत्कालिक कारण बनता है समुद्री डाकुओं का। इसको अभी हम देखेंगे कि समुद्री डाकुओं का क्या घटनाक्रम था जो एक तत्कालिक कारण दिखता है सिंध आक्रमण के पीछे। तो दो मूल वजहें हैं, क्या दो लॉन्ग टर्म विजन्स हैं। एक, भारतीय संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना, दूसरा भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो इन दो भावनाओं के साथ सिंध के क्षेत्र पर अरब के आक्रमण होते हैं। यह जो समुद्री डाकू वाला घटनाक्रम है, इसको हम समझ लेते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समुद्री डाकू होते थे जो स्थानीय रूप से काम करते थे, आने जाने वाली जहाजों को लूट लिया करते थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो देवुल का क्षेत्र था, जहां पर राजा दहर का शासन था, अर्थात जो वर्तमान कराची का क्षेत्र है, वहां पर एक अरब जहाज को लूट लिया जाता है। ये जो अरब जहाज था, यह दरअसल लंका के राजा द्वारा बगदाद के खलीफा और जो इराक का नियंत्रक था अल हज्जाज, उसके लिए उपहार लेके जा रहा था। तो लंका के क्षेत्र से यह निकला था और खलीफा के लिए और इराक के शासक के लिए यह उपहार लेकर जा रहा था। इस जहाज को जो समुद्री लुटेरे हैं या जो समुद्री डाकू हैं, वह अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसको सिंधु नदी के मुहाने पर लूट लेते हैं। इस जहाज में बहुत सारे अरब व्यापारी भी होते हैं। उन सबको जो दाबोल का बंदरगाह था, उस बंदरगाह पर नजरबंद कर लिया, मतलब उनको कैद कर लिया एक तरह से। इन सारे घटनाक्रमों के बाद हम देखते हैं कि जो अरब के लोग हैं, वह इस राजा दहर से, क्योंकि राजा दहर के क्षेत्र में ही यह घटनाक्रम हुआ था, तो वह मानते हैं कि राजा दहर के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। इसलिए वह सिंध के राजा दहर से इस अपमान की क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं और यह मांग करते हैं कि राजा दहर सरेंडर कर दें और उसके साथ साथ जो अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड दे। लेकिन राजा दहर बताते हैं कि यह डाकू स्वतंत्र हैं और छापामार युद्ध व्यवस्था को अपनाते हैं, तो इनको नियंत्रित कर पाना राजा दहर के क्षमता के बाहर है, क्योंकि यह लोग जिस तरह की कार्रवाइयां करते थे, छापेमारी युद्ध व्यवस्था को अपनाते थे, उसके कारण राजा दहर इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दूसरे, राजा दहर के पास जो सैन्य क्षमता थी, वह सैन्य क्षमता भी काफी कम थी, वह भी इन डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो इस कारण से दहर ने मना किया कि वह इन डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अरब के लोग हैं
वह मानते हैं कि राजा दहर इनको नियंत्रित सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यह स्वयं ही इन डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं। तो इस आरोप के साथ जो बगदाद के खलीफा है वह दहर को आरोपी मानते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मिलता है हमको, हज्जाज। यह जो आपका हज्जाज है अर्थात जो इराक का शासक है, इसने जो खलीफा थे वालिद, उन वालिद से सिंध पर हमला करने की अनुमति मांग ली कि हमको सिंध पर हमला करने दीजिए, क्योंकि जो मेरे लिए और जो आपके लिए उपहार आ रहे थे उन उपहारों को डाकुओं ने लूट लिया। जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे उनको भी डाकुओं ने बंधक बना लिया। तो हमको हमला करना होगा दहर पर क्योंकि दहर इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि राजा दहर के विरुद्ध 3 सैन्य हमले किए जाते हैं और जो तीसरा हमला होता है देवाल में, जिसको करता है मोहम्मद बिन कासिम, उस तीसरे हमले में राजा दहर की हार होती है और राजा दहर युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं। इसके बाद निरून, रेवाड़, ब्राह्मणाबाद, अलूर, मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों पर अरब का अधिकार हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में जो सिंध का क्षेत्र था उस पर अरबों ने विजय प्राप्त कर ली। हम सिंध आक्रमण से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को भी देख लेते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो हम देखते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आक्रमण इससे पहले कई हुए थे, लेकिन सफल आक्रमण किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में। इसने जो थट्टा के पास देवल बंदरगाह था, क्योंकि इसी बंदरगाह पर लोगों को बंदी बनाया गया था और इसी बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र से जहाज को लूटा गया था। तो इसने क्या किया, जो यह बंदरगाह था देवल का, इसको अपने अधीन कर लिया और इसके लिए एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं रावर का युद्ध। 731 ईस्वी में जो अरब थे इन्होंने सिंधु नदी के तट पर एक नगर बसाया जिसे कहते हैं महफूजा। तो आप नाम देखिए, महफूजा, महफूज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक नगर बसाया, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो महफूजा नामक एक नगर बसाया कहां पर? सिंधु नदी के तट पर। और कब? 731 ईस्वी में। जब हम मंसूर का काल देखते हैं और वह काल है 753 से 774 ईस्वी का, उस समय हम देखते हैं कि जो भारत की पुस्तकें थी उन पुस्तकों में से 2 प्रमुख पुस्तकों को बगदाद ले जाया गया। इसमें एक पुस्तक थी ब्रह्मागुप्त की, ब्रह्मा सिद्धांत और खंड खाद्य। तो यह 2 पुस्तकें अरब के क्षेत्र में जाती है, अरबी भाषा में इनका अनुवाद किया जाता है। तो बहुत सारे भारतीय विद्वान भी इसमें सहायता देते हैं और उनकी मदद से जो अलफ जारी था इसने अरबी भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद किया। जो पंचतंत्र पुस्तक थी इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और उसका नाम रखा गया कलिला वादिम्बना। तो कलिला वादिम्बना के नाम से पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। यह जो आपकी पंचतंत्र पुस्तक है इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया और वह अनुवाद मिलता है हमको अनवार ए सुहेली के नाम से। तो अरबी भाषा में अनुवाद हुआ कलिला वादिम्बना के नाम से, फारसी भाषा में अनुवाद हुआ अनवार ए सुहेली के नाम से। और बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि जो यह पंचतंत्र की कहानियां अरब के क्षेत्र में फैली, उसने बाद में जो सूफी विचारधारा है उस पर जो बौद्ध धर्म का प्रभाव है उसको प्रसारित करने का काम किया। अब आप ऐसे समझिए, यह पंचतंत्र क्या था? यह कहानियों का एक संग्रह है और इसमें जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे विचार हैं वह विचार भी हमको इस पुस्तक में दिखते हैं। और जब यह पुस्तक अनुवादित हुई फारसी भाषा में, अरबी भाषा में, तो जो बौद्ध धर्म के विचार थे वह विचार भी अनुवादित हुए और वह विचार इन क्षेत्रों में क्या हुए? प्रसारित हुए, जिसके कारण जब सूफी मत उभरा तो उस सूफी मत में हमको इन बौद्ध विचारों का प्रभाव दिखता है। जो अरब के लोग हैं इन्होंने सिक्के चलवाए थे, जिसका नाम था क्या? दिरहम। तो दिरहम नामक अरबों के सिक्के जो सिंध क्षेत्र में चलवाए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिरहम क्या था, तो यह अरबों द्वारा चलवाए गए सिक्के थे जो सिंध के क्षेत्र में चल रहे थे। इसके साथ हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखें कि जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने सबसे पहली बार भारतीय क्षेत्र में जजिया लगाया और वह भी कहां पर? सिंध के क्षेत्र में। तो सिंध वासियों से सबसे पहली बार जजिया वसूल करने वाला व्यक्ति कौन दिखता है? मोहम्मद बिन कासिम। अब यह जजिया क्या होता था? यह एक तरह का कर होता था जो धर्म के आधार पर लगाया जाता था, अर्थात धार्मिक यात्राओं को करने के लिए लोगों को कर देना पड़ता था, उसी को कहते थे जजिया। और यह जजिया सबसे पहले किसने लगाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब हम उन 2 विद्वानों के विषय में देख लेते हैं
जिनकी पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मा गुप्त, जिनकी पुस्तक का नाम था ब्रह्मा सिद्धांत। तो ब्रह्मा गुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत पुस्तक लिखी थी और इसका अरब के क्षेत्र में अनुवाद किया गया। यह जो ब्रह्मा गुप्त थे, यह गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के दौरान हमको मिलते हैं। जो भीनमाल है उसके अंतर्गत आने वाले जो उज्जैन शहर है, वहां पर जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला थी उसके यह प्रमुख थे। तो ब्रह्मागुप्त कौन थे? अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख, जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में स्थापित था। हम इनका जब प्रभाव देखें कि ब्रह्मागुप्त का विवरण कितना सटीक है और कितनी विस्तृत जानकारी यह देते हैं, तो यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो गणितज्ञ थे भास्कराचार्य, इन्होंने जब अपने सिद्धांतों की रचना की तो अपनी पुस्तक में इन्होंने स्वयं बताया कि बहुत सारे बेस जो इन्होंने अपने सिद्धांतों में दिए हैं वह ब्रह्मागुप्त की पुस्तक से ही प्रेरित है। अर्थात भास्कराचार्य के सिद्धांत ब्रह्मागुप्त की पुस्तक से प्रेरित है, ऐसा वह स्वयं ही बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की विद्वता या किस लेवल की डिटेल इंफॉर्मेशन इस पुस्तक में रही होगी। तो ब्रह्मागुप्त की जैसे पुस्तक देखी तो दो पुस्तकें थी इनकी, एक ब्रह्मा सिद्धांत या ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत, जो कि गणित की एक पुस्तक थी, और इस पुस्तक में जो शून्य की भूमिका थी उसका बहुत डिटेल में विश्लेषण किया गया। शून्य की खोज किसने की है यह ठीक से ज्ञात नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ज्ञात है कि यह किसी भारतीय द्वारा खोजा गया था। लेकिन जो इसका एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस है कि शून्य का प्रयोग किस तरह से हो सकता है, किस तरह के मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम शून्य का प्रयोग कर सकते हैं, उस शून्य का जो एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस, वह इस पुस्तक में हमको मिलता है। इसके साथ साथ जो निगेटिव नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, अर्थात जो पॉजिटिव नंबर है या जो निगेटिव नंबर है, इनके बीच किस तरह का संबंध है, उन संबंधों पर बहुत डिटेल से चर्चा इस पुस्तक में हमको मिलती है। इसके साथ जो वर्गमूल की गणना करने की विधि है, वह विधि भी हमको दिखती है। जैसे 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। तो इस 4 की गणना किस प्रकार से की जाएगी, उसका फॉर्मूला इस पुस्तक में हमको दिखता है। जो रेखीय सिद्धांत है, जो द्विघात समीकरण सिद्धांत है, वह सिद्धांत भी हमको इसी पुस्तक में मिलते हैं। तो इतनी डिटेल चीजों को यह कवर करते हुए पुस्तक दिखती है और इस पुस्तक का अनुवाद होता है अरब के क्षेत्र में। इसके कारण हम देखते हैं कि जो शून्य का प्रयोग है, वह शून्य का प्रयोग किस तरह से और कितनी मात्रा में कितने विधियों के साथ किया जा सकता है, यह अरब में जानकारी पहुंची। इससे गणित के भी कुछ फॉर्मूले पहुंचे, कुछ सिद्धांत भी वहां पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल कर पाए अरब के लोग, वह शून्य का प्रयोग था। दूसरी पुस्तक इनकी है खंड खाद्यक। यह जो खंड खाद्यक है, यह भी ज्योतिष से संबंधित और खगोल शास्त्र से संबंधित एक प्रमुख पुस्तक है। तो यह दो पुस्तकें, क्योंकि यह अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे, तो दो प्रमुख चीजें जो इनकी पुस्तक में होनी चाहिए थी, एक गणित के सिद्धांत इनको बहुत डिटेल से आने चाहिए थे, तभी यह खगोल शास्त्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं या उसके विषय में जानकारी दे सकते थे। तो इनकी पुस्तक जो ब्रह्मा सिद्धांत गणित से संबंधित, जो खंड खाद्य खगोल शास्त्र से संबंधित, वह दोनों पुस्तकें अरब के क्षेत्र में जाती हैं। वहां स्थानीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है और इससे जो भारतीय ज्ञान था वह अरब के क्षेत्र में पहुंच जाता है। दूसरा चीज हम देखें, जो पंचतंत्र की कहानियां थी, यह विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई कहानियां थी। तो दो प्रमुख व्यक्ति, एक ब्रह्मागुप्त और दूसरे विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित जो पंचतंत्र है, यह भी अरब के क्षेत्र में फैल जाता है। पंचतंत्र क्या है? यह नीति शास्त्र की एक पुस्तक है, अर्थात भारतीय समाज में जो नीति व्यवस्था है, जो यहाँ के नियम कानून है, सामाजिक अवधारणाएं हैं, लोगों की जो विचारधारा है, वह सब कुछ किस तरह से काम करती है, वह इस पुस्तक में लिखा गया था। और यह पुस्तक मूलतः किस में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। और जब यह पुस्तक अरब क्षेत्र में फैली या अरब के क्षेत्र में पहुंची, तो इसने भारतीय समाज के विषय में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन अरब के क्षेत्र तक फैला दी, जिससे बाद में जो अरब के लोग हैं, जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो भारतीय समाज के साथ उनको कैसे रहना है या भारतीय सामाजिक व्यवस्था को किस तरह से समझना है, उसमें बहुत मदद मिली। यह जो पंचतंत्र पुस्तक है, इसके 5 भाग हमको दिखते हैं। जब आप इन 5 भागों को देखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि कितना डिटेल इंफॉर्मेशन भारतीय समाज के विषय में इस पुस्तक में दिया गया है। और जब यह तथ्य अरब के देशों में फैल गए, तो उन्होंने भारतीय समाज के विषय में कितना कुछ जाना होगा और उसके साथ साथ उन्होंने अपने समाज के विषय में भी कितना कुछ जाना होगा और कैसे इस पुस्तक ने उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा किया होगा। तो जो इसका पहला भाग है वह है मित्र भेद। मित्र भेद में क्या लिखा है कि मित्रों के मध्य किस तरह के संबंध होने चाहिए, उनमें मनमुटाव कैसे होते हैं, अलगाव कैसे होते हैं,
मित्रों में मित्रता लंबे समय तक कैसे बनी रहती है, तो मित्रों से संबंधित सारे भेद इस पुस्तक के एक भाग में लिखे गए हैं। दूसरा है मित्र लाभ, अर्थात इस भाग में बताया गया है कि कैसे मित्र की प्राप्ति होती है, मित्र के होने से क्या-क्या लाभ होते हैं, वह सब कुछ इसके दूसरे भाग में मिलता है। तीसरा भाग है काको लुकीय। यह जो तीसरा भाग है, यह बताता है कि यदि किसी शत्रु के साथ किसी परिस्थिति के कारण मित्रता करनी पड़े, तो उस स्थिति में भी लगातार सावधान रहना चाहिए और गुप्तचरों के माध्यम से लगातार सचेत रहना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि नीति शास्त्र की किस तरह की विचारधाराएं इस पुस्तक में लिखी गई हैं, जिससे कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को कैसे कंट्रोल कर सकता है, और जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो तब भी आप किस तरह से अच्छे निर्णय या महत्वपूर्ण निर्णयों को ले सकते हैं। चौथा भाग है इसका लब्ध प्रणाश। यह भाग बताता है कि यदि युद्ध में शत्रु जीत जाए तो जीतने के बाद भी उसकी विजय को किस तरह से निरर्थक साबित कर सकते हैं, अर्थात जीतने के बाद भी शत्रु को कोई लाभ ना हो, वह कैसे हो सकता है, वह इसके चौथे भाग में लिखा गया है। पांचवा भाग है इसका अपरीक्षित कारक। इसमें क्या लिखा है कि जिस किसी भी चीज को परखा ना गया हो, इसको टेस्ट ना किया गया हो, उस चीज से लगातार सावधान रहना चाहिए। अब इस चीज में आप खाद्य वस्तुएं भी शामिल कीजिए, आप मित्र भी शामिल कीजिए, आप शत्रु भी शामिल कीजिए, आप सामाजिक व्यवस्था के लोगों को शामिल कीजिए, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको आपने परखा ना हो, उससे आपको सचेत रहना चाहिए। तो इस तरह जो पंचतंत्र है, वह नीति शास्त्र की एक बहुत प्रमुख पुस्तक हमको मिलती है, और जो भारतीय समाज के विषय में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। इस पुस्तक का ट्रांसलेट हुआ और यह पुस्तक भारतीय समाज के विषय में एक डिटेल इंफॉर्मेशन अरब के क्षेत्रों तक पहुंचा देती है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे भारतीय क्षेत्र से अरब का संपर्क था, कैसे अरबों ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया, कैसे सिंध पर उन्होंने विजय स्थापित की, कैसे भारतीय साक्ष्य और भारतीय साहित्य अरब के देशों में फैले, किस तरह की जानकारियां भारतीय क्षेत्र से अरब के क्षेत्र में फैली, कौन से प्रमुख कारण थे जिसके कारण अरबों ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया, जो व्यापारिक मार्ग थे उन्होंने किस प्रकार से अरब आक्रमणकारियों की सहायता की, इससे वह भारतीय क्षेत्र में आक्रमण कर सके। आने वाले वीडियोस में हम इस आक्रमण को और डिटेल से समझेंगे और डिटेल से जानेंगे कैसे सिंध में बार बार आक्रमण हुए, कैसे सिंध के क्षेत्र को अरबों ने अपने कब्जे में लिया, वहां की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें किस तरह का परिवर्तन करना चाहा, वह सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी परीक्षा के लिए कुछ भी उपयोगी तथ्य आपको मिला हो या आपकी विचारधारा को अपग्रेड करने में इसने कुछ भी सहायता की हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।